हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर्स को, जो है सॉल्यूशन उनका प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो सभी लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और अपने साथी लगियों से कहिएगा, साथी जो भी साथी हैं आपके, ठीक है। और चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कहता है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली आप लोगों के सामने क्या करना है, आपको ध्यान से समझिएगा। ए और यहाँ पे बी डालिए। यहाँ पे इनके कार्य का है तो यहाँ पे आप लोग लगाइए वर्क, ठीक है। जो भी दिन है आपके, दिन ले सकते हैं यहाँ पे। दिन के बाद में अब आप यहाँ पे देखिए, ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम लगा दीजिए। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा। ये जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है, सब जानते होंगे। इसके बाद में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर आप यहाँ करेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा, 4:3। हमेशा इसकी उल्टी होती है। दोनों मिलकर कितना करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे 7। तो टोटल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, टोटल वर्क है 24, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7। तो टोटल कितने दिनों में हो जाएंगे? 24/7 दिन में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? अब अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आ गया आपका 24/7 दिन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी का मूल्य x% घटाया जाता है। यह दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 7:3 हो तो x का मान क्या है? तो अब देखिए, यहाँ दो वस्तु a और एक ले लीजिए आप b, ठीक है। इनको 3:2 के अनुपात में डाल दो। अब आप एक काम करो, इसको 300 कर दो, इसको 200 कर दो। पहली को 40% बढ़ाया आपने, पहली को 40% बढ़ाएंगे आप। 40% का मतलब हो गया, 300 का 40% कहेंगे तो 120 बढ़ जाएगा। 120 बढ़ते ही यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अभी बोला है कि ये 7:3। अब आप देखो, इसको 7:3 डालेंगे, 7, देखिए, अगर 420 को आप 7 के बराबर डालते हैं तो गुणा 3 के बराबर क्या होगा? 3 के बराबर देखिए, 3 के बराबर हो जाएगा 180। कितना हो गया? 180। इसका मतलब इसको 7:3 करना है तो 180 करना होगा। 180 के लिए कितना करेंगे? यहाँ पे 20 कम करना होगा। अब 20 कम करना है तो बस आपको ये देखना है कि 20 जो है वो 200 का कितना परसेंट है। 20 200 का कितना परसेंट है? तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना, 10। 10 से ये गया आपका, कितना आ जाएगा? 10%। उम्मीद करता हूँ आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। और आप यहाँ इसको देखेंगे तो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। कुल 9 घंटे का समय लेता है उसके दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले तो आप करो घर से दफ्तर की, ऑफिस, यहाँ ऑफिस से कर दो दफ्तर, ठीक है, मतलब घर, सॉरी। तो यहाँ 25, ये देखो स्पीड डाल दो यहाँ पे, स्पीड, स्पीड कितनी है? 25 है। ये कितना है? 20 है। अब चूंकि घर से और दफ्तर की दूरी तो समान है, जब दूरी समान होता है तो आपका स्पीड जो है वो टाइम के क्या होता है? इनवर्स होता है, मतलब विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब 4 अनुपात कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। दोनों मिला के करोगे तो 9 आ गया। ये टाइम है 9 घंटे का। और अगर यहाँ से दूरी की बात अगर आप करो ना, तो दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इन टाइम मतलब 20 × 5 = 100 का हो, चाहे 2500 का 100 का हो, तो 100 कर दो यहाँ पे। अभी देखिए, ये 9 घंटे जो आपने लिया है, ये 9 घंटे यहाँ लिखो आप। इसके बाद में जो ये 9 घंटे लिए हैं, ये 9 घंटे आप यहाँ लिखो, ठीक है। गुणा, आपको क्या चाहिए? दूरी चाहिए। दूरी 100 के बराबर है, ठीक है। 9 से 9 गया, आपको कितना मिल जाएगा?
100 किलोमीटर की दूरी मिल गई है आपको यहाँ पे। तो आपका ये आंसर हो गया यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी का। समझ में आ रहा है ना सबके? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 31 किलोग्राम था। ठीक है, तो अध्यापक का वजन क्या हो गया? 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन कितना? 31 किलोग्राम। तो अध्यापक का वजन क्या है? अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 31 किलोग्राम था। ठीक है, तो अध्यापक का वजन और शामिल किया तो 23 गुणा 31 कर दिया। अभी यहाँ पे ये तो हो गया भाई आप लोगों का, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूंगा तो ये तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो आ जाएगा 23 एकम 23, 23 3 69 और 2 71, सॉरी 2 कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो आप ले सकते हो यहाँ पे 71 713। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि इसका वजन क्या था क्या नहीं है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद ये सवाल गलत है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट चेक करता हूँ पहले। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है? अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली आप ध्यान देंगे, देखो 22 छात्र हैं, इनका औसत वजन, अब 22 छात्र हैं, इनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। पता नहीं कितना इनका औसत वजन था, यहाँ तो संख्या लिख दो आप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे संख्या लिखो, यहाँ पे औसत वजन लिखो। क्या लिखोगे आप? औसत वजन। अब हमें नहीं पता कितना है औसत वजन इनका, क्या है कैसे है, बस इतना पता है हमें कि यहाँ पे आपके जो 22 छात्र हैं इनका जो है कुछ होगा औसत वजन, तो कुछ मान लो एक्स वैक्स मान लो, चलो ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये कहो दो छात्रों का के समूह का आरंभ, अध्यापक के वजन को शामिल करने 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ये जो छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन, दो छात्र नहीं है 22 है, ध्यान रखना, ये 22 छात्रों का कितना है? 31, सॉरी। तो यहाँ पे 31 दिया हुआ है तो आप यहाँ 31 कर लो। ठीक है, 31 है। इसके बाद ये कहता है कि भाई 1 किलोग्राम बढ़ गया, कब? एक अध्यापक के शामिल करने पर 23 हो गए, और यहाँ कितना बढ़ गया? औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ के 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। तो औसत वजन आपका कितना? 1 किलोग्राम बढ़ा। ये कितना है? ये एक व्यक्ति बढ़ा। अब नियम क्या कहता है, अगर आप यहाँ ध्यान से समझिएगा इसको, तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखना होगा। देखिए इनका आपस में इंटू कीजिए, 31 एकम 31 हो गया। ठीक है, प्लस इन दोनों का आपस में इंटू कीजिए, 23 एकम 23 हो गया। अब 31 प्लस 23 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 54 हो गया। और ये 54 किलोग्राम किसका निकला है? जो यहाँ पे बड़ा है, कौन? अध्यापक। तो इसका वेट कितना हो जाएगा अध्यापक का? हो जाएगा आपका 54 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनिल, दीपक और नरेश ने मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब अनिल तथा दिनेश मिलकर उसी समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये अनिल है आपका, ठीक है, अनिल है, प्लस दीपक है, और प्लस यहाँ पे दिनेश है। अनिल, दीपक और ये क्या हो गया? दिनेश हो गया। अब इनका अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे भाई अनिल, और कौन कौन है यहाँ पे अनिल के साथ में? अनिल के साथ में ये दिनेश भी हो गया। ठीक है, अब इसको करके देखोगे आप तो ये कितना है? 60 हो रहा है। दोनों का यहाँ पे लगाओ, देखो 35 है, ये 60 है। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो दिन आ गए। एफिशिएंसी इनका विलोमानुपाती, या तो एफिशिएंसी कर लो यहाँ पे, एफिशिएंसी के ये अगर आप देखोगे तो 420 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। अब इस आधार पे आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
ठीक है, और 35 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे 35 दूनी 70, 7 छक्के 42, तो 12 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर 12 यूनिट काम करते हैं, अनिल और दिनेश करते हैं 7 यूनिट, तो अकेला दीपक कितना करता होगा, अकेला दीपक करेगा 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 420। 420 और 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 84 दिन। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 84 दिन आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अगर इस पे ध्यान देंगे तो 10/1/3 है आपका। 10/1/3 भाग है 5/3 का, फिर यहाँ पे देखिए 10 + 14, फिर भाग 3 माइनस, माइनस कितना है, 1 है। तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों का सिस्टम होता है कोष्टक को करने का। तो कोष्टक को सॉल्व करो, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। कोष्टक को सॉल्व करोगे 10 + 14/3 करोगे यहाँ पे, 14/3 करोगे यहाँ पे, 14/3 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको जब आप करोगे यहाँ पे तो देखिए ये क्या, 9 प्लस देखिए 10 और ये 9 + 14/3 होगा। 9 + 14/3 मतलब 9 × 27 और 14 कितना हो जाएगा, 27 और 14 41/3 हो जाएगा। 41/3। अब देखिए का है ना, तो का गुणा पहले लिखा जाएगा, 5/3 कर दो अभी यहाँ पे, तो कोष्टक वाला सॉल्व हो गया है। अभी देखिए इनको लिखेंगे, अभी भाग का नंबर बाद में आएगा, तो यहाँ से करेंगे आप 3 30 31/3 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो, देखो 205 बटा कितना आ जाएगा, 9, 31/3 गुणा वो सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ आ जाएगा आपका भाग, इसका आ जाएगा 205/9। और जब गुणा लगाओगे यहाँ पे तो 31/3 गुणा 9/205 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने हटाया यहाँ पे 3 बार, तो ये कितना आएगा, 93। 93/205 हो गया कि नहीं हो गया, अब बताओ मुझे। पॉइंट क्लियर। मैंने देखो ये वाला छोड़ दिया था यहाँ पे, ये केवल क्यों, पेपर में नहीं करना है आपको ये सारी चीजें। तो कितना हो जाएगा, 93/205। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 तथा 2 विकेट लिए। बहुलक क्या हो, बहुलक होता है जो जितनी बार आए, ज्यादा बार आए। अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, या तो 5 दिख रहा है हमें या फिर 2 दिख रहा है, तो पहले 5 का काउंट करेंगे, 5 कितनी बार आया है। 5 देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 3 बार आया है। 2 का चेक करो, 2 का चेक किया तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है। ठीक है, और कोई है, 0 भी है और यहाँ पे 3 भी है, तो 3 देखो कितना है, 3 तो 1 बार आ रहा है, कोई मतलब नहीं। 0 देखो, 0 भी 3 बार आ रहा है, तो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे फिलहाल देखेंगे तो क्या आ रहा है, आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4, तो बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 वर्ग सेंटीमीटर है, वो 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अभी नॉर्मली आप देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का होल स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 10√2 गुणा 10√2। अब इसको आप देखिए, 2 से तो गया ये 5 बार, देखिए 5 गुणा 10 करेंगे, √2 गुणा √2 तो 2 आ जाएगा, तो 50 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो आंसर क्या हो गया, 100। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये वर्ग के 420 रुपये हैं। यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 के अनुपात में है, तो थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। अब देखिए एक चीज, देखिए 1 रुपया, 2 रुपया और ये है 5 रुपया। सिक्के अगर आप देखोगे यहाँ सिक्के कितने हो जाएंगे, सिक्के आपके हो गए 1, ये 8, सिक्कों का अनुपात है ना, अनुपात 1:5। तो यहाँ पे रुपए कितने बन जाएंगे, देखिए 8 रुपये, 2 रुपये, 25 रुपये।
टोटल आपके कितने रुपए बैठ रहे हैं? 35 रुपये। उधर टोटल कितने हैं? 420। तो 420 35 के बराबर हुए, तो गुणा कितना करना है आपको? 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के 5 हैं, गुणा 5। 35 से अगर आप देखोगे 7 छिक्के 42, तो 6 दूनी 12, तो 12 पंजे 60। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 60 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को जब मीटर प्रति वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे 936/72 करना है। 936 कीजिए बटे 72 कीजिए। अभी आप देखिए 18 से 4 बार, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 4 से गया 13 बार, तो 13 घंटे लगे। टोटल कितना समय? 13 घंटे का। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने की दर 100 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च होगा? अब एक चीज देखिए आप, नॉर्मली कोई शंकु है तो शंकु ये है, शंकु को बाहर से जब रंगते हैं ना हम लोग, तो केवल इसके तिर्यक क्षेत्र को रखते हैं। कौन सा? ये वाला क्षेत्र। इसको रंगने के लिए आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और एल बराबर जो होता है, एल बराबर होता है h² प्लस r² का होल वर्ग। अब आप यहाँ नॉर्मली देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर जब आप करेंगे, ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल निकालोगे पूरे का, तो ये आ जाएगा 256 प्लस 30 का जब आप करोगे यहाँ पे, 30 का कितना आ जाएगा? 900, तो ये आपका हो गया 1156। तो इसका कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, तो एल का मान 34 आ गया। अब आप यहाँ देखिए 22/7, आर का मान कितना है? 30, गुणा आपका एल का मान कितना आ गया? 34। तो ये तो आ गया क्षेत्रफल, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे खर्चा। तो खर्चे के लिए आप इसमें क्या रुपए का गुणा कर दोगे। तो मैं अलग लाइन से कर रहा हूँ, 22/7 गुणा 30 गुणा 34 गुणा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए 7 से 2 बार। अभी आप यहाँ कीजिएगा 22 दूनी 44 गुणा, ये अगर आप कीजिएगा 30, 34 तिया कितना हो जाएगा? 30 तिया 90, 34 तिया 102 हो जाएगा। अब 102 चौका करोगे तो 408, फिर 102 408 का जीरो कर दो यहाँ पे, 102 408, 408 में अगर आप यहाँ पे और लगा दोगे 408 में 4 और जोड़ो 412, 412 41 208 बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, 41 208 तो यहाँ है ही नहीं इस वाले केस में। चलिए देखते हैं एक बार फिर दोबारा से देखते हैं इसको। इसमें इस एरिया को रिकवर करो। वैसे नॉर्मली यहाँ पे ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी है, आधार की त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दी है। चलिए तो एल जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी शायद इसने इसको काउंट किया हुआ है, तो एक बार इसको और मैं चेक करना चाहूँगा। तो पाई r² बराबर कितना है? 22/7 है, गुणा 30 गुणा 30, 30 गुणा 30। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको भी शामिल करता हूँ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः चेक करते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया है, 22 दूनी 44 ठीक है, और ये मैंने लिया है 34 तिया 102 लिया है, 34 तिया 102 लिया है, और 102 के हिसाब से अगर यहाँ लेके चलेंगे तो ये 20 भी आ जाना चाहिए। अब 44 दूनी 88,
88 का 8 आएगा यहाँ, 288। चलिए देखते हैं, 102 से चौका करेंगे, 408 आना चाहिए उस हिसाब से। ठीक ठीक सही है बिल्कुल। 408 और 40 करेंगे, ठीक ठीक सॉरी, 408 और 40 करेंगे तो 448 आएगा। हमने कैलकुलेशन में ही गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप करोगे तो 44,880 आ जाएगा, 44,880। तो आपका जो आंसर आएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपके? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? ये नहीं करना है हमारा, इसी से होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक रही है क्योंकि यहाँ पे ये कभी लिया नहीं जाता, लेकिन मैंने कहा शायद हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछे तो हमेशा तिर्यक के हिसाब से ही आपको ये लेके चलना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, u रेज टू v इज इक्वल टू 4 रेज टू 7 एंड v रेज टू w इज इक्वल टू 9 रेज टू 7, देन u इज इक्वल टू 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w। ठीक है, अभी आप यहाँ से करोगे तो देखिए u v का 4:7 और u का दे रखा है, w का पूछा है, तो u बटे b गुणा, अभी देखो u बटे v और गुणा v बटे w बराबर, इसी को भी ऐसे ही कर दो, 4/7 गुणा 9/7। अभी आप इसको करोगे तो देखो v से v गया तो u बटे w बराबर आ जाएगा 9 चौका 36 और 7 7 49, u का 72 डाल दो बटे w बराबर 36/49। देखिए ये आ गया 2 बार, 49 दूनी कितना आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा 98। ठीक है, आंसर आ गया आपका 98। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 5 से 1/3 को 11/2, ठीक है, माइनस इसको 3 से 1/4 को 4 तिया 12, 13/4 लिख दूँ, 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2। ध्यान से देखिएगा, 4/2 को मैं अगर चाहूँ तो 4/8 8/4 लिख दूँ। देखिए 13/4 है तो 8/4 लिखता हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, ताकि ये सिस्टम बन जाएगा आपका 8/4। अभी आप देखिए 11/2 माइनस, अब ये कोष्टक में डाल के ये और ये दोनों देखो, 13/4 में से 8/4 गए तो 5/4 आ गए, 5/4 प्लस का 6, तो ये आप देखिए 11/2 माइनस 4 6 24 और 5 31, 31 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इसको भी मैं चाहूँ तो बटे यहाँ पे देखिए 4 ले लीजिए, 11 दूनी 22 माइनस का 31। ठीक है, 22 माइनस का 31 हो गया। अब इस आधार पे अगर आप देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, और 4 6 24 और 5 29, सॉरी 29 है ये, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 29 हो गया। अब 22 में से ये तो माइनस का 7 बटा कितना आ गया 4, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 7/4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए पी और ये क्यू, पी क्यू से 40% कम है, क्यू को 100 मान लो, 40% कम करेगा तो 60 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, कितने से, 60 से, गुणा 100, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया 66.66%। 200/3 मतलब 66.66%। नेक्स्ट, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए नॉर्मली आप यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु को 15% की छूट देंगे तो आप कितने में बेचोगे उसको, 85 में। बस इसी के अनुसार देख लो, यहाँ पे ये 20 है तो ये 17 है, तो 4,777 ये आपके 17 के बराबर है, तो आपको अंकित मूल्य चाहिए कितने के, 20 के बराबर। 17 से देखिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कितना आ गया 13 7, तो 17 8 136 हो जाएगा।
ठीक है, 136, 17 एकम 17। अब इसको करोगे 28 दूनी 56, 2 एकम 2, 5620। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं देखिए आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि सर समझा नहीं रहे हैं, तो देखिए बार बार वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपको करके बता रहा हूँ नॉर्मली पेपर में कैसे करना है आपको। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर हमारे ये नहीं, तो फिर देखिए क्लासें भी यहाँ पे दे रखी हैं, आप वो क्लासें देख सकते हैं। क्लासों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए केवल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव क्लास जब लेके आएंगे तब आपको पूरा डिटेल में अगर कोई पूछेगा तो समझाएंगे सारी चीज़ों को। अभी रिकॉर्डिंग जैसे हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको जल्दी जल्दी में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए 220 रुपये तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इस टाइप से यहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले में। तो करना क्या है आपको, देखिए क्रय मूल्य 220, लाभ है 20%। तो क्रय मूल्य 220 है और लाभ है 20%, तो इसके अनुसार अगर आप यहाँ लेके चलेंगे तो 220 अगर 100 के बराबर है तो 120 के बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा। 0 0 0 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, 264। नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्न से एक काम करता हूँ मैं, पूरे पेपर का, पेपर में क्या होता है कि यहाँ पे आंसर दे के रखा होता है, कौन सा आंसर है क्या है वो पूरा। ठीक है, तो मैं उसका ही स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ वास्तविक तौर पे ये पेपर का ही है, मैंने नॉर्मली टाइप नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से चलिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों में स्वयं का 5 गुना, देखिए 3 सालों में 5 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 125। अब 125 गुना दे रखा है ना, 125 को इसी की पावर्स में तोड़ दो, 5 की पावर 3। अब 3 का जो पावर है इसको यहाँ पे इससे गुणा करो, तो 3 × 3 बराबर कितना आ गया, 9 साल। आंसर हो गया आपका भैया। ठीक है, समझ में आ गया ना सबके, इसका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दिया। 7 किताबों पर कितनी हानि होगी? देखिए 225 162, तो 25 रुपये उधर गए, 28 रुपये इधर गए। वो सॉरी 28 नहीं 32, वो 38 रुपये। 25 और 38, तो एक किताब पे 25 + 38 कितने का, 13। 3 2 5 और 6 63। किताबें हैं कितनी, 7। तो 7 × 21, 7 × 42 और 2 44, 441 रुपये का आपका यहाँ पे 7 किताबों पे नुकसान जाएगा। अभी देखिए क्या कहा है, यदि 5 निरीक्षण हैं, उनका औसत n है, यदि सभी 5 निरीक्षणों में से 100 घटा दिया जाए तो नए निरीक्षणों का नया औसत। अगर सब में से जो भी संख्या घटाई जाएगी वही वहां पे n से भी घटा के औसत में मिल जाएगा। तो सब में 100 घटाया तो n से भी 100 घटा के आंसर आपका कितना आ जाएगा, n-100 यहाँ पे नया निरीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 सालों में 10,650 रुपये तथा 6 सालों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 वर्ष में कितनी कह रहा है, 5 वर्ष में बोला 10,650। ठीक है, साधारण ब्याज से बोल रहा है ना ये। 6 सालों में कितना बोला, 6 सालों में बोला 11,076। अभी आप यहाँ से देखिएगा 1 साल का कितना है, 1 साल का, 1 साल का देखिए 6 2, यहाँ पे 0 10 में 6 गए तो 4, 426 1 साल का। तो 5 साल का निकाल लो, 5 साल का गुणा 5 कर दो, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 चौका 20 और 1 2130। अब आप क्या करोगे, 5 साल का साधारण ब्याज घटा दो, 10,650 में से 2130 आप घटाओगे, 2130 में यहाँ 20 है और 20 नॉर्मली हम लोगों को इसमें दिख रहा है, तो यहीं से आंसर लगा दो पूरा। वैसे भी अगर आप करोगे तो 8520 ही आ जाएगा, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अब देखिए इसका क्या है,
2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का महत्तम पूछा है। तो आपको करना क्या है, महत्तम में कॉमन पावर, कॉमन देखिए 2 3 है, 3 और 5 है तो 3 लेना है कॉमन में। और इनमें छोटी 3 की भी छोटी, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में छोटी कौन सी है, 3। ये यहाँ पे एचसीएफ हो गया इसका। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट प्रैक्टिस टेस्ट ना दें, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट केवल उनके लिए होते हैं जो पढ़े हुए होते हैं। इसलिए या तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे क्लासों को देखिए, या फिर आप लोग मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं यहाँ पे तो उन वीडियोज को देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अभी आप यहाँ कर सकते हैं, नीचे दिए गए चार 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1 S2 S3 S5 S6 S7, तो चीनी की मात्रा को मिठाई कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है। मिठाई में कुल कितनी चीनी है, तो मिठाई S4 का कुल वजन अगर 150 है तो मिठाई S4 में उपयुक्त चीनी की मात्रा S4 का है 150, इसमें चीनी की मात्रा कितनी दे रखी है 18%। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिएगा इसका कितना दे रखा है 18%। ठीक है, तो 18% के अनुसार अगर आप यहाँ पे लेके चलेंगे कुल वजन S4 का कुल वजन, इसमें 18% यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, चीनी दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं इसका 18% निकाल के देखो कितना आता है। 18% 0, ये देखिए 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 2 से गया 9, कितना आ गया 27, 27 किलोग्राम चीनी हो जाएगी ना यहाँ पे। देखिए टोटल क्या है यहाँ पे, ये है कि ये चीनी जितना टोटल मिठाई है उसका उतना ही परसेंट चीनी है, 18%। टोटल वजन है 150 और 18% चीनी। ठीक है, उस आधार पे चलिए नेक्स्ट। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, 21 12 और 16, सबसे लंबी छड़ की लंबाई। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होती है वो होती है आप लोगों की L² B² प्लस H² का होल वर्क। ठीक है, अभी आप यहाँ पे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर का होल वर्क, 21 का 441 144 प्लस 256 पूरे का होल वर्क है। 5 और 6 11, 6 और 4 10 4 14, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, 9 हो गया। तो उस आधार पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो आप 1 मिनट 941 है कि 841 है, 841 होगा। ठीक है, 841 लीजिए यहाँ पे, इसको अगर आप यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका 29 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 29, सबसे लंबी छड़। फॉर्मूला समझ में आ गया, कभी आता है तो आप कर सकते हैं इसको। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 विभिन्न उत्पाद दे रखे हैं, इनका लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है, लाभ प्रतिशत दिया है ना, और लाभ परसेंट। तो P3 का राजस्व इतना है तो उत्पाद P3 का व्यय कितना है। राजस्व का मतलब जो मिलता है उन्हें। ठीक है, तो राजस्व का मतलब तो है मिलना, और व्यय मतलब नॉर्मल इनकम। राजस्व को हमेशा आप विक्रय मूल्य के हिसाब से लेके चलोगे, और आप जो व्यय है व्यय को आप क्रय मूल्य के हिसाब से लेके चलोगे। P3 का कितना है 27, 27 का मतलब 127 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 381 जीरो जीरो 127 के बराबर है, तो ना क्रय मूल्य तो 100 के बराबर होता है, तो यहाँ से आप कीजिएगा 300 आ जाएगा। 300 का कितना आ जाएगा 1 2 3, आंसर हो गया। कितना आ गया आपका, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे Y3 के लिए निर्यात, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, आयात और निर्यात, आयात से निर्यात मतलब अब Y3 का कितना है 1.10, 1.10 का मतलब 110/100। अब आयात से निर्यात का बोला है ना, आयात से निर्यात, इसका मतलब आयात से निर्यात का अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 11 और 10 का रेशियो रहेगा। अभी आपसे बोला है कि भाई निर्यात इसका जो है वो कितना है 35,000, तो 35,000 ये 11 के बराबर, वो 10 के बराबर है, तो आपको कितने के बराबर चाहिए 11 के। जीरो से जीरो, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33 और 5 = 38, 385, 2 जीरो, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त हो रही है। आपके एक पेपर सेट के 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। वैसे कई सारे तो मैंने कॉपी किए हैं, यहाँ पे कॉपी का मतलब डायरेक्ट, अब जैसे ये कॉपी किया हुआ है, अब ये बना नहीं सकता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज़ें मैं लगा के चलूंगा, क्यों कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है हम पे। ठीक है, तो कम से कम क्वेश्चन सीधा का सीधा आएगा, तो आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि क्या है कैसे है, और हमें ये भी हेडक नहीं रहे कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।